नक्सलवाद की लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लोगों ने शहादत दी है। नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और बोला था कि अगर कोई तेंदुपत्ता तोड़ेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। 2018 का विधानसभा इलेक्शन इस बात का साक्षी है, किसी भी मतदान दल को कोई क्षति नहीं पहुंची। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की, और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि नक्सलवाद को समाप्त करना है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी साहब। आप उस समय के साक्षी हैं जब नक्सलवाद की शुरुआत बस्तर में हुई थी। तो सन 60 में ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ। कुछ समय के शांति के बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अपना ठिकाना बनाया। 20-25 लोगों का ग्रुप था जिसका हेड रमन्ना थे, जो अभी नहीं है, बाद में सीसी मेंबर हुए। तो वो शुरुआत कही जा सकती है। तब के नक्सल ऑपरेशन और अब के नक्सल ऑपरेशन में कितना फर्क आपको दिखाई पड़ता है परिणाम को लेके? मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनका चरम उत्कर्ष था पीडब्ल्यूजी का 2013 तक, इस समय सुरक्षा बल पूरी तरह से नक्सलियों पर हावी है। मार्च 2026 तय है डेडलाइन। क्या आपको लगता है कि जो डेडलाइन है वहां तक ये लड़ाई चलेगी या उससे पहले समाप्त हो जाएगी? जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, इनमें इसी कंटिन्यूटी और अगर स्ट्रेंथ के साथ रहे तो वो जरूर सुरक्षा बल कामयाब होंगे। सर, डेडलाइन तय करके इस बड़ी समस्या को खत्म करना, ये कैसे संभव हुआ? एक डेडलाइन बनाने से ये हुआ कि रात दिन सिर्फ उस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हो रहा था। बेहद उत्साह का माहौल है फोर्स के भीतर, लेकिन एक बड़ी घटना घट गई कि एडिशनल एसपी रैंक के जो जवान थे वो शहीद हो गए। चाहे विनोद चौबे का केस हो, चाहे राजेश पवार का केस हो, हमेशा फिर फोर्सेस ने डट करके सामना किया और माओवादियों को बुरी तरह से खदेड़ा। आप सर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत से आप हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा होगा कि मैं कहाँ फंस गया करके? मुझे तो कभी नहीं लगा, मुझे हमेशा अच्छा लगा। और मैं आपको भी बताता हूँ कि यदि कोई भी जो लोग थे मेरे साथ, सुंदरराज ये मेरे डीआईजी हुआ करते थे, अभी आईजी हैं, विवेकानंद हैं, ये सब लोगों ने काम किया। हम लोग मतलब पूरे उत्साह के साथ बस्तर जाने को हर रोज तैयार रहते थे। नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत से परे हटके एक ऐसी व्यवस्था जिसे कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद को देखा, झेला और उसे महसूस किया। कानून व्यवस्था से लेकर नक्सलवाद से लेकर कई अन्य विषयों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी साहब। साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ का जब जिक्र होता है तो नक्सलवाद का जिक्र आमतौर पर निकल ही जाता है। आप चूंकि साहब डीजीपी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद माओवाद समाप्ति की ओर है। आप उस समय के साक्षी हैं जब नक्सलवाद की शुरुआत बस्तर में हुई थी। कैसे ये बस्तर से पूरे इतना भयानक समस्या छत्तीसगढ़ के लिए बन गया, ये अगर जरा से बताएं। देखिए, नक्सलवाद जो अगर इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सन 60 में ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, और जब वेस्ट बंगाल में इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया तो सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार के समय में इन पर बड़ा आक्रामक प्रहार किया गया और इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। बड़ी गिरफ्तारियां हुई और काफ़ी लोग उनके जो थे वो या तो गिरफ्तार हो गए और बाकी लोग इधर उधर बाहर निकल गए। उसके बाद कुछ समय के शांति के बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अपना ठिकाना बनाया और आंध्र प्रदेश में एक लंबे समय तक इन्होंने नक्सलवाद को पीपुल्स वार ग्रुप के रूप में कन्वर्ट करके और एक पीडब्ल्यूजी की स्थापना की और एक वायलेंट, मैं समझता हूँ कि एक इंसर्जेंसी का एक बड़ा बहुत वेल ट्रेंड रूप को ये सामने लाए और इस प्रकार से नक्सलवाद को लेते रहे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के सवाल है, जब मध्य प्रदेश राज्य था तो छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा, स्पेशली बस्तर, अब जो 7 जिलों में है, उस वक्त एक जिला हुआ करता था। अगर हम इसकी शुरुआत मानते हैं तो 1989 में मध्य प्रदेश शासन में छत्तीसगढ़ जो अब है, उस वक्त तेंदुपत्ता पॉलिसी सरकार की थी। उसके विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और बोला था कि अगर कोई तेंदुपत्ता तोड़ेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार ने एक नक्सल विरोधी आंदोलन फरवरी 89 में
प्रारंभ किया जो कि मई तक तेंदुपत्ता सीजन में चला और उसमें काफ़ी लोगों को आईपीएस अधिकारियों को यहाँ लाया गया। मैं भी उस वक्त नक्सलवाद के इस ऑपरेशंस में आया था और उस वक्त मैंने देखा कि नक्सलवाद कोंटा पुलिस स्टेशन, गोलापल्ली और किस्टाराम, ये 3 थानों तक सीमित था। ये मई 89 तक, और रमन्ना दलम के नाम से ये एक 20-25 लोगों का ग्रुप था जिसका हेड रमन्ना थे, जो अभी नहीं है, बाद में सीसी मेंबर हुए। तो वो शुरुआत कही जा सकती है। उसके बाद 90 के दशक में धीरे धीरे ये बढ़ता गया और राज्य बनने के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ में जब राज्य बना तो इसकी समस्याएं रायपुर से देखी जाने लगी, जो भोपाल से कई बार नहीं देखी जाती थी। और उसके बाद 2000 से 2003 तक और 3 से लेके फिर लगातार, खास करके 2013 तक जब झीरम घाटी को हम मानते हैं, वो उनका अंतिम परिणत थी जब उन्होंने काफ़ी बड़ा वो किया और हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर उस वक्त शहीद हो गए। तो ये है मूल रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के इतिहास की शुरुआत। उसके बाद से लगातार चल ही रहा है अभी तक 2025 तक। सर, क्या आप उस वक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में आप आए हुए थे? खुद आपने कहा कि कोंटा जैसे छोटे 3 थानों में फैला नक्सलवाद प्रदेश भर में हावी हो जाएगा, सरगुजा तक उनकी धमक हो जाएगी, बालाघाट चले जाएगी, कवर्धा चले जाएगी, गरियाबंद, महासमुंद, तमाम जगहों पे धमतरी तक में उनकी पहुंच हो जाएगी। ऐसा कभी अंदेशा हुआ क्या आपको? उस वक्त ऐसा लगता नहीं था, लेकिन जो इनका पूर्व इतिहास है वो पहले गांव में जाकर के लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों को ये महसूस कराते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास कुछ नहीं हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है लेकिन आपके साथ सत्ता नहीं है, सत्ता सिर्फ शोषण करने के लिए है। और जो सरकार के जो मध्य प्रदेश टाइम में अगर आप देखें तो बस्तर इतना बड़ा जिला था, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का। उस वक्त सरकार की पहुंच संभव नहीं थी कि हर गांव तक हो जाए। उसका फ़ायदा उठा करके माओवादियों ने उन इलाकों में अपनी पैठ बनाई, अपना शरण स्थल बनाया, लोगों को ट्रेंड किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा। एक समर्थन उनको मिला, शायद ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो विकास की वहाँ तक पहुँच ना होने से उन्होंने बहुत आसानी से, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की दिक्कत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत थी, तो उन्होंने उस जगह बस्तर में अपनी जगह बनाई। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन्होंने इस एरिया को बढ़ाना शुरू किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2000 के पहले, छत्तीसगढ़ बनने के पहले 95 तक अगर गिनेंगे तो नारायणपुर के ओरछा, छोटे डोंगर, धौड़ाई एरिया में भी इनकी बहुत पकड़ हो गई थी। बीजापुर के कुछ इलाकों में ये आ गए थे। सुकमा तो जो अब है दंतेवाड़ा जिला था, उसमें भी काफ़ी इनकी पहुंच होने लगी थी। और 2005-6 तक अगर देखें तो गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, इधर राजनांदगांव, ये सब इलाके तक छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में वो आ गए थे। और सरगुजा में जो नक्सलवाद था वो बिहार और झारखंड के रास्ते वहाँ पे आया, चूंकि वो उनका बॉर्डर था। एमसीसी ग्रुप जो थे, वो एमसीसी था और ये पीपुल्स वार ग्रुप था। अब दोनों एक होकर के माओइस्ट कहलाते हैं, लेकिन तब अलग अलग थे। तो उधर जो था वो एमसीसी था और इधर पीडब्ल्यूजी था, तो दोनों अब एक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और जहाँ तक बालाघाट का सवाल है तो बालाघाट पहले भी नागपुर के कुछ एरिया जो थे, गढ़चिरौली और वो सब के कारण भंडारा होते हुए बालाघाट पहले भी प्रभावित था। बस्तर की तरह ही बालाघाट में भी नक्सलवादियों की पकड़ थी और बाद में छत्तीसगढ़ के इस पूरे लगभग एरिया में वो फैल गए। सर, उस वक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आती रही होंगी, भौगोलिक स्थिति, तमाम तरह की बातें। एंटी नक्सल ऑपरेशन में तो अभी तक भी दिक्कतें ही आती रही हैं, लेकिन उस वक्त तो और जमाना और था। 303 थी, फोर्स कम था, जो कुछ था वो स्टेट पुलिस अपने बलबूते पे कर रही थी। और उसके बाद जो स्टेट आर्म पुलिस थी, तो उसका संख्या नहीं होने के कारण और लोगों का उत्साह और मनोबल भी नहीं था उस तरह के फोर्स से लड़ने का। वो इंसर्जेंट्स जो थे उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के एलटीटी और तमाम जो आउटफिट्स हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट हैं, उन्होंने भी उनको
इन नक्सलियों को, ये जो पीपल्स वार ग्रुप वाले, इनको ट्रेंड किया था। तो उस हिसाब से हमारी पुलिस फोर्स संख्या और प्रशिक्षण दोनों के हिसाब से कमज़ोर थी। ज्योग्राफिकल चैलेंज अपनी जगह था, चुनौतियां थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, और इस प्रकार वो छोटी छोटी घटनाएं करके कभी पुलिस के कर्मचारियों को तो कभी किसी को मार सकते थे, मारते थे। इन कारणों में नक्सल ऑपरेशंस में काफ़ी दिक्कतें शुरुआती दौर में आई। तब के नक्सल ऑपरेशन और अब के नक्सल ऑपरेशन पे कितना फर्क आपको दिखाई पड़ता है परिणाम को लेके? पहले भी नक्सली मारे जाते थे, अभी भी मारे जाते हैं। देखिए, अगर हम एक इसको थोड़ा समय सीमा में बांधें तो 2013 तक को मैं इसलिए कहता हूं कि झीरम घाटी की, वो उस समय, उसके पहले सलवा जुड़ूम हुआ, राज्य बना जो 2000 में, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आई, और 2004 से उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान को ये मान करके कि ये बड़ी चुनौती है, उन्होंने ऑपरेशंस स्टार्ट किए। और वो समय था जब हम लोगों ने फिर केंद्र सरकार से भी मांग की, सीआरपीएफ वगैरह की, वो भी आए, धीरे धीरे बल आने शुरू हुए सीआरपीएफ के, और जैसा लिमिटेड रिसोर्सेज थे भारत सरकार के, उन्होंने थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ को दिए, तो उनकी उपयोग हम लोगों ने नक्सल ऑपरेशन में किया। तो 13 तक की स्थिति को हम ये मानते हैं कि एक प्रारंभिक अवस्था थी और नक्सलियों का काफ़ी बड़ा रोल था। आपको याद होगा कि ताड़ मेटला में एक घटना हुई जो 2007 या 8 की बात है, उसके पहले भी छोटी छोटी कई घटनाएं हुई हैं। तो ये इस प्रकार से हम झीरम घाटी तक देखेंगे तो एक बड़ा भारी उनका वर्चस्व कहेंगे उन क्षेत्रों में तो था। 2014 में जब जब भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की, और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो 14 से एक थोड़ा परंपरा से हट करके सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस शुरू किए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2015 में हम लोगों ने डीआरजी को धीरे धीरे रिक्रूट करना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार की मदद से, मैं खुद भी नक्सल ऑपरेशन डीजी था उस समय, हम लोगों ने डीआरजी को स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई, जो कि आर्मी के ट्रेनर से दिलवाई गई। हमारा जो कांकेर जंगल वारफेयर स्कूल था, उसमें भी ट्रेनिंग हुई। पूरी फोर्स को इस तरह से इक्विप्ड करने की तैयारी की गई कि ये हमको एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। साथ ही एक जो चेंज आया उस वक्त ये हुआ कि अब डिफेंसिव मैकेनिज्म की बजाय ऑफेंसिव मैकेनिज्म की ओर बढ़ा जाए, और हम लोगों को माओवाद को उनके इलाके में जा करके लड़ना पड़ेगा। तो उसके परिणाम ये हुए कि सरगुजा में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा एमसीसी का, कम होता गया, और वहाँ से लगभग बलरामपुर और वो एरिया नक्सलवाद से मुक्त हो गया। बस्तर में पीडब्ल्यूजी की जो कार्रवाई थी उसके खिलाफ 16, 17, 18 में जो बहुत बड़े ऑपरेशंस हुए सुरक्षा बलों के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, हमारी डीआरजी, कोबरा फोर्स, हमारी एसटीएफ, सब ने मिलकर बड़े बड़े ऑपरेशंस किए। और पहली बार नक्सलियों को लगा उनके बड़े लीडर मारे जाने लगे। शुरू में था छोटे छोटे कोई जन मिलिशिया के लोगों तक पुलिस की पकड़ थी, लेकिन बड़े जब कमांडर्स मारे जाने लगे तो ये एक चुनौती माओवादियों के सामने खड़ी हुई। और हम उसको अगर ध्यान से देखें तो 18 के बाद से लगातार, या 16, 17 से ही मान लें, 17 से लेके और 25 तक, 24 तक, दिसंबर 23 तक उनकी गतिविधियों पे काफ़ी नियंत्रण हुआ, और जिस तरह की वारदातें हिंसक वो किया करते थे वो नहीं हुई। 2018 का विधानसभा इलेक्शन इस बात का साक्षी है कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि बस्तर के किसी भी मतदान केंद्र में पुनर्मतदान नहीं हुआ, और साथ ही किसी भी मतदान दल को कोई क्षति नहीं पहुंची, और सारा इलेक्शन पीसफुल हुआ। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, आपसी समन्वय से। इंटर कोऑर्डिनेशन को लेके पहले कई सवाल उठते थे कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है अलग अलग बटालियन के, अलग अलग फोर्सेस के बीच में। ये कोऑर्डिनेशन कब बदला और कितना लाभदायक हो? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन स्वाभाविक है। जो सीआरपीएफ थी, बाहर से जो फोर्स आई हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा फोर्स सीआरपीएफ की थी, फिर बीएसएफ और आईटीबीपी की। इंसर्जेंसी इलाके में काम करने का अनुभव नहीं था सीआरपीएफ को। कम्युनल क्षेत्रों में, हिंदू मुस्लिम एरिया में, और थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था। देश में 3 ही इलाके थे, एक कश्मीर, एक नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा ये जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इस इलाके में जो लोग यूपी और बिहार और राजस्थान से रिक्रूट होते हैं, सीआरपीएफ एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस तरह के काम करने का अनुभव नहीं था। इसलिए वो जब आए तो उनको, और घटनाएं नक्सली बहुत तेजी से कर रहे थे,
तो जो प्रोटोकॉल था या जो उनका सुरक्षा एसओपी था उसके आधार पे थोड़ा उन्होंने काम करना शुरू किया। स्टेट पुलिस पहले से ही नक्सलवाद को झेल रही थी और उसने काफ़ी आपको याद होगा भास्कर दीवान की जो मृत्यु छत्तीसगढ़ बनने, हाँ मतलब राज्य बनने के पहले ही हो गई थी बस्तर में। तो छत्तीसगढ़ पुलिस और ऐसी फोर्स, देखिए हम भी अगर कहीं बाहर जाके कहीं नौकरी करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी शुरू में इलाका समझने में। तो ये शुरुआती दिक्कतें रही, थोड़ा रिलेक्टेंस भी रहा और थोड़ा एरिया का। दूसरी बात जो ज्योग्राफी है हमारे बस्तर की और टेम्परेचर है, बिजली नहीं और गर्मी इलाके की दूर, वहाँ टेलीफोन नहीं, तो जो बाहर से लोग नौकरी करने आते हैं उनको दिक्कत थी। इसका चेंज परिवर्तन मैं मानता हूँ कि 2015 के बाद 2016 से आया, जब हम लोगों ने सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस किए। और मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि 16 के बाद से इस तरह की दिक्कतें ख़त्म होती गई। दोनों ही फोर्सेस, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब हम लोग बस्तर के इलाकों में सुकमा बीजापुर नहीं जाते हों, और सभी अधिकारी साथ जाते थे। मैं और मेरे साथ सीआरपीएफ के डीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी जो यहाँ पे थे, सब मिलके एक कहना चाहिए कि सोशल एक टीम थी कि नहीं, हम सबको एक लक्ष्य एक ही है और सब मिलजुल के रहते थे। तो जो दूर और जो एक भेदभाव था कि नहीं स्टेट पुलिस अलग है, ये भावना थी कि स्टेट पुलिस नहीं कुछ कर रही है और सीआरपीएफ ही को शहादत भी उन्होंने काफ़ी झेली है, तो इसलिए एक भावना थी वो ख़त्म हुई और धीरे धीरे सब मिल करके लड़ने लगे। और उसके परिणाम 16 के बाद से कंटिन्यूअस ऐसा कभी नहीं आया कि जो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आई हो। सभी सूझबूझ और मेहनत के साथ लड़ रहे। सर, मार्च 2026 तय है डेडलाइन, आप डे 1 से साक्षी हैं इस बात के। क्या आपको लगता है कि जो डेडलाइन है वहां तक ये लड़ाई चलेगी या उससे पहले समाप्त हो जाएगी जो मौजूदा स्थिति है? देखिए, जो इस तरह से ऑपरेशन अभी पिछले 6 महीनों में या 1 साल में हुए हैं, अगर ये इसी दिशा में और इसी तरह से चलते रहे तो दिसंबर तक भी ये बड़ी लीडरशिप और मिडिल लीडरशिप अगर छत्तीसगढ़ में माओवादियों की खत्म हो गई तो देश में और कहीं पर तो अभी पीडब्ल्यूजी का ताकत बचा नहीं है। उनके सीसी मेंबर्स और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स ज़्यादातर अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के इलाकों में ही जंगलों में पनाह पा रहे थे, या फिर वो भी अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जून है, और अगर हम 6 महीने आगे के माने, इसमें इसी प्रकार से, हालांकि मानसून सीजन है और थोड़ा ऑपरेशंस में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी अगर सुरक्षा बलों का उत्साह और मनोबल बना रहा तो ये संभव है कि दिसंबर खत्म होते होते, ये साल खत्म होते होते माओवादियों की संख्या नगण्य हो जाए और मार्च 26 का जो डेडलाइन है वो 26 जनवरी को ही 2026 में ये समझ जाए कि हाँ भाई नक्सलवादी अब समाप्त हो गए हैं, या वो खुद ही हार के समर्पण कर दें, शांति वार्ता की जो बात करते हैं उसको मूर्त रूप ले आए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं इनमें इसी कंटिन्यूटी और अगर स्ट्रेंथ के साथ रहे तो वो ज़रूर सुरक्षा बल कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, डेडलाइन तय करके इस बड़ी समस्या को खत्म करना ये कैसे संभव हुआ कि डेडलाइन तय कर दिया गया 40 साल लंबी लड़ाई के बाद? देखिए, लड़ाई 40 साल से जारी है और अगर हम उसको देखेंगे तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता गया। ये नहीं कहा आप कह सकते हैं कि बस 6 महीने में ही नक्सलवाद समाप्त हुआ। नक्सलवाद की लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लोगों ने शहादत दी है। आप अगर पिछले 25 साल को छत्तीसगढ़ को ही देख लें तो कितने ही लोग जो सीआरपीएफ बीएसएफ के थे, हमारे आदमी थे, आए और वो शहीद हो गए। तो ये लड़ाई धीरे धीरे अपने अंजाम तक बढ़ी। मैंने बोला ना, चेंज आया जब 2014 के बाद से 16 से ये हुआ कि लड़ाई इनके इलाके में लड़ी जाए। उस समय का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म था, ये बात का डर था कि हमारे आदमियों का नुकसान नहीं हो जाए। अगर हमारे आदमियों का नुकसान होता तो मनोबल जो है वो अपने आप कम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए थोड़ा डिफेंसिव टैक्टिक्स थी। बाद में ये तय हुआ कि नहीं, ऑफेंसिव ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। उस ऑफेंसिव टेक्निक का परिणाम ये हुआ कि प्लस जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन इलाकों में जहां माओवादियों का कब्जा था, सड़कें बनाई गई। सड़कें बनाने में बहुत शहादतें हुई, बहुत सारे इंटीरियर एरिया में फोर्सेस गई और सड़कें बनवाई। हम लोगों को अच्छी तरह याद है, हमारे पास सुरक्षा के नाम पर जो इलाके बिल्कुल खाली थे वहाँ सब में आज सुरक्षा कैंप हैं। करीब 450 के ऊपर सुरक्षा कैंप
2016 से अभी तक 10 साल को देखेंगे तो लगाए गए हैं, जो कि इंटीरियर एरिया में है। उस जगह तक फोर्स के पहुंचने से अपने आप ही जो सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया था, जो उनका स्ट्रांग होल्ड था माओवादियों का, वो समाप्त हुआ है और अपने आप ही वो सिकुड़ते जा रहे हैं। और जब दायरा सिकुड़ेगा तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल हावी होंगे। पहले उनका बड़ा हुआ तो दायरा था, अब वो अपने एरिया में पीछे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जो आपने कहा कि डेडलाइन, देखिए डेडलाइन तय करने से एक उत्साह बढ़ता है, एक जिसे कहते हैं ना कि हमें इस समय तक ये लक्ष्य लेना है। तो हमारा सारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्टेट एजेंसी, सब मिल के काम करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग गृहमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं दिल्ली स्तर पे। तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है। नहीं तो ये है कि भाई लड़ाई चल रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो चल ही रहे थे 10 साल से। एक डेडलाइन बनाने से ये हुआ कि रात दिन सिर्फ उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हो रहा था, लेकिन एक उत्साह और एक मनोबल और एक लीडरशिप की जो ये खासियत है, जिन शब्दों में गृह मंत्री जी ने उस बात को कहा, केवल उन्होंने एक डेडलाइन कागज में लिख दिया ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी पूरी दृढ़ता के साथ, आप अगर वो देखें उनकी बार बार उन्होंने स्पीचों में कहा कि नहीं ये जरूर खत्म होगा मार्च 26 तक। तो भले वो 2 महीना एक्स्ट्रा हो जाए या 2 महीना कम हो जाए, लेकिन एक दृढ़ और भारत के गृह मंत्री जब अगर ये बात कहेंगे और उस दृढ़ता के साथ कहेंगे तो फिर आंतरिक सुरक्षा में निश्चित है सफलता मिलेगी और सब फोर्स काम करेगा। उनको ये पता है, हमारी पैरामिलिट्री को भी और राज्य में भी, चूंकि अब बीजेपी की ही सरकार है, तो सबको पता है कि नक्सलवाद के दंश को समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं और प्रधानमंत्री जी के भी हमने देखे कई बार, वो जब भी बड़े ऑपरेशंस में उन्होंने ट्वीट किए हैं, फोर्स को बधाई दी। तो अब देश का अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहा है तो मार्च 26 निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सराहनीय और साहसिक कदम है। जिस तरह की मुश्किल है इंसर्जेंसी एरिया में इस तरह की बात कहना, आप जो कह रहे हैं कि एकदम टाइमलाइन फिक्स करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अमित शाह जी ने किया, जो कि वाकई में सबके लिए ये प्रेरणादायक है और सब लोग इसीलिए काम करते हैं। एक सवाल ये सर कि जंगल में जो नक्सली है उन्हें तो हम ढेर कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे। अर्बन नक्सल एक वर्ड है जिसे आप भी रूबरू हुए हैं और तमाम लोग जानते हैं, उसका खात्मा कैसे होगा? देखिए वो एक विचारधारा थी, जो माओवाद था, जो नक्सलवाद था, जो 60 में दलितों के शोषण के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ खड़ा किया गया था। वो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजिटेशन था और 47 में भारत आज़ाद होने के बाद एकदम से सारा देश में जो जमींदारी प्रथा और जो समस्याएं थी समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं था। सारे आप सभी जो भी इतिहास को पढ़े हुए हैं तो 60s में एक आंदोलन खड़ा किया गया और उसकी पकड़ जो है उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग लगे। कलकत्ता में जो आंदोलन था उस समय कॉलेजेस में इसका बहुत प्रचार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ अच्छी पकड़ थी तो इसलिए वहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ा। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के भी वारंगल और ये जो तेलंगाना इलाका है इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चले और आवाज़ उठी लोगों को। उन्होंने 2 तरीके से प्रेरित किया, पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें अब अर्बन नक्सल भी कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों को उस विचारधारा से प्रेरित किया। गांव वालों को उन्होंने शामिल किया और उसके लिए पीपल्स वार ग्रुप और इस तरह के गोरिल्ला आर्मी चली। लेकिन जो शहर वाले हैं उनको एक अलग टाइप से पूरी स्ट्रेटजी बना के कि बड़े बड़े शहरों में उनके लोग हैं जो कि उनके लिए लेख लिख देते हैं, आर्टिकल देते हैं, प्रेस में चले जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जस्ट टू सी। ये पूरी स्ट्रेटजी है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि एक हमारी आउटफिट होगी जो कि लड़ेगी जंगल में गोलियों से, एक हमारी आउटफिट होगी जो लोगों का ब्रेन वॉश करेगी, पॉलिटिकली उनको अपने दायरे में लाएगी, और एक हमारी जो है वो इंटेलिजेंसिया क्लास को प्रभावित करने के लिए अर्बन सेंटर्स में दिल्ली, बॉम्बे और यहाँ तक कि बाहर भी यूरोप के भी कई कंट्रीज़ में इनके, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में इनके लोग हैं, सिंपैथाइजर्स हैं। उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये जो सवाल आपका है, मेरा कहने का सीधा सीधा इसका जो विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ही समाप्त किया जा सकता है। हमें अपने खुद के लोगों को ऐसे आगे आना पड़ेगा और लोगों को, जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे से नक्सलवाद को दिल्ली में रहकर या बंगाल में रह के या चेन्नई से नक्सलवाद को समझा नहीं जा सकता। जो लोग बस्तर के जंगलों में गए हैं, जिन्होंने अनुभव किया, उन्हें हकीकत पता होती है कि बस्तर में क्या हुआ और क्या हो रहा है। सर एक सवाल हो रहा है कि बेहद उत्साह का माहौल है फोर्स के भीतर, लेकिन एक बड़ी घटना घट गई कि एडिशनल एसपी रैंक के जो जवान थे वो शहीद हो गए। नक्सली क्या बूस्ट होंगे इससे? जवानों के मनोबल फर्क पड़ेगा?
हमेशा ये एक बहुत बड़ी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी का खोना, देखिए जवान भी जब शहीद होते हैं तो उतना ही बड़ा सेटबैक लगता है और मोटिवेशनल चीज़ों में दिक्कत आती है, लेकिन जवान की संख्या ज़्यादा होने से एक अंश लगता है कि चलो 10 लोग शहीद हुए, हालांकि वो भी उतना ही बड़ा मानसिक तनाव हम लोगों ने नक्सल ऑपरेशंस में देखा है कि यदि बड़ी घटना हमारे 2-4 आदमी शहीद हो जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है दोबारा से ऑपरेशंस को शुरू करने में। और एडिशनल एसपी तो बड़े अधिकारी हैं, बड़ा पद है, उनकी जो इस तरह जो क्षति हुई है वो माओवाद के लिए, उनके लिए ज़रूर, क्योंकि वो अब आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें इससे थोड़ा उनके कैडर को उत्साहित करने के लिए उन्होंने किया है। हमारी फोर्स में भी निश्चित रूप से उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन दुखद प्रभाव है वो, उससे बहुत जल्दी फोर्स उभर जाएगी और चुनौती का सामना उसी दृढ़ता से, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब ऐसी घटनाएं हुई, चाहे विनोद चौबे का केस हो, चाहे राजेश पवार का केस हो, हमेशा फिर फोर्सेस ने डट करके सामना किया और माओवादियों को बुरी तरह से खदेड़ा। तो ये भी बहुत शीघ्र ऑपरेशंस चालू ऑलरेडी चल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशंस मानसून में भी चलेंगे और मुझे लगता है कि फोर्स जो है, लेकिन ये बात सही है कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो वार में जब हमारे आदमी मारे जाते हैं ज़्यादा तो डिमोरलाइजेशन सेटअप होता है। उन पे भी हुआ है, बसव राजू जैसे बड़े बड़े कमांडर मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, तो वो तो अभी अंतिम रूप में पहुंच गए हैं कि अब उनके पास ये घटना भी शायद इसीलिए हुई है कि अब वो उसको वापस कोशिश कर रहे हैं कैडर को उत्साहित करने की। और हमारे यहाँ भी ये घटना होने से हमारे एक वीर अधिकारी शहीद हो गए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये एक कमी तो है, क्षति है, लेकिन उसका मुकाबला डट कर किया जाएगा और मुझे लगता है कि फोर्सेस, ये बात इतिहास में आकाश गिरपुंजे का नाम भी अमर रहेगा कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अब इस माओवाद की लड़ाई के अंतिम रूप में, अंतिम योद्धा के रूप में वो भी कहलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत से आप हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा होगा कि मैं कहाँ फंस गया करके? आपका व्यक्तिगत अनुभव कुछ ऐसा, चाहे ऑपरेशन में, कहीं मीटिंग में, कहीं? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा। मुझे तो अभी भी लगता है कि ये हमें अगर मौका मिले तो अपने को ज़रूर जाना चाहिए। नक्सलवाद क्यों, इंसर्जेंसी एरियाज़ में, देखिए हम आईपीएस की नौकरी में आए हैं, सुरक्षा हमने यूनिफॉर्म पहनी है तो हमें तो चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। और जब हम आईपीएस में 86 में आए थे उस वक्त पंजाब प्रॉब्लम बहुत चरम पे थी। हम लोगों ने, मुझे अमृतसर में काम करने का मौका मिला जूलियस रिबेरो और केपीएस गिल साहब के साथ, तो हमने उस वक्त ही आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है। उसके बाद नक्सलवाद को देखने का मौका मिला, तो मुझे तो कभी नहीं लगा, मुझे हमेशा अच्छा लगा। और मैं आपको भी बताता हूँ कि यदि कोई भी जो लोग थे मेरे साथ, सुंदरराज ये मेरे डीआईजी हुआ करते थे, अभी आईजी हैं, विवेकानंद हैं, ये सब लोगों ने काम किया। हम लोग मतलब पूरे उत्साह के साथ बस्तर जाने को हर रोज तैयार रहते थे। और यही नहीं, सीआरपीएफ के अधिकारी भी उतनी ही तैयारी से जाते थे। चलना है। जो प्रश्न ये है, ये हाँ आपने जो कहा कि कहाँ फंस गया, ऐसा पिछले 20, 25, 15 साल पहले और नीचे के स्तर के कर्मचारी अधिकारी कई बार इन बातों को ज़रूर कहते हैं, अरे बस्तर में फंस गए, हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब इंस्पेक्टर्स को भी उतने ही उत्साह के साथ वो भी जाते हैं, इंस्पेक्टर्स भी जाते हैं। और हमको तो, मैं तो ये इसको मानता हूँ कि अभी भी मौका मिले तो ज़रूर जाएं और बिल्कुल रहें। बेहद शुक्रिया सर समय देने के लिए। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।